अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। बुधवार यानी 20 दिसंबर को राजद्रोह और आतंकवाद का जिक्र कर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर खूब निशाना साधा। अमित शाह ने आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 बिल लोकसभा में पेश किए और वो तीनों बिल लोकसभा से पास भी हो गए हैं। सीआरपीसी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 बिल लोकसभा से पास हुए। सुनने में आपको ये तीनों क्रिमिनल लॉ बिल भले ही बड़े भारी भरकम लग सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए हम इस बिल को एकदम सरल और आसान भाषा में समझा देते हैं। नए क्रिमिनल लॉ बिल के तहत अब रोड रेज या सड़क पर एक्सीडेंट करके फरार होने वाले लोग कानून से नहीं बच पाएंगे। उनके लिए सख्त और सटीक कानून आया है। इसके तहत रोड पर एक्सीडेंट करके फरार होने के जुर्म में 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम की जा सकती है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। नए कानून के मुताबिक अब मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा का प्रावधान होगा। मॉब लिंचिंग के लिए कम से कम 7 साल की कैद से लेकर या आजीवन कारावास या मौत तक का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी शंका के आधार पर एक टोला एकत्रित होकर किसी को मार देता है तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है। नए बिल के मुताबिक राजद्रोह की परिभाषा को राजद्रोह यानी सरकार के खिलाफ अपराध से बदलकर देशद्रोह यानी राष्ट्र के खिलाफ अपराध कर दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 124 या राजद्रोह कानून को निरस्त कर दिया गया है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन है। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए। विधेयक में रेप और बच्चों के खिलाफ अपराध पर धाराएं बदली गई हैं। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल हो सकती है। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है। और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहां पर रखा है।
मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनोमली थी। सहमति से बलात्कार में 15 वर्ष की जो आयु डाली थी उसको बढ़ाकर हमने 18 साल किया है। तो 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा तो माइनर रेप के दायरे में घुस जाएगा। वहीं रेप या महिलाओं के खिलाफ अपराध के अन्य मामलों में अगर पीड़िता का बयान लिया जाता है तो घर जाकर 2 दिन के अंदर लिया जाएगा। पीड़िता के बयान की पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी और 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। पहले जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देगी। देश में कई केस लटके हुए हैं। बॉम्बे ब्लास्ट जैसे केसों के आरोपी पाकिस्तान जैसे देशों में छिपे हुए हैं। अब उनके यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर वे 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते तो उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल होगा। चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी। एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्म टिप्पणी। अब लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते। अगर उसने सजा का 1/3 समय जेल में गुजार लिया है तो उसे रिहा किया जा सकता है, बेल मिल सकती है। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। जजमेंट सालों तक नहीं लटकाया जा सकता। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिनों में फैसला लेना होगा। आतंकवाद को लेकर क्या प्रावधान है? भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद की व्याख्या की गई है और उसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। इससे कोई भी आतंकवादी कानून की किसी भी कमी का फायदा नहीं उठा सकेगा। पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। केस का ट्रायल, पूछताछ और प्रोसीडिंग डिजिटल तरीके से किया जा सकेगा, यानी सशरीर मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। सबूत लिए हुए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे फोन आदि को भी पूछताछ में लाया जा सकेगा। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं दिव्यांशी समराव। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।